नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के कुछ महत्वपूर्ण राइटर और उनके साहित्य के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके 2 भाग अपलोड किए जा चुके हैं। आज इसके तीसरे भाग की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि विल्हड़ द्वारा किस राजा का यशोगान किया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विल्हड़ द्वारा जो राजा का यशोगान किया गया है उनका नाम है विक्रमादित्य षष्ठम का किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि कल्याणी के उत्तराधिकारी पश्चिमी चालुक्य वंशी शासक जो थे, जिनका नाम जो विक्रमादित्य षष्ठम थे, इन्होंने लगभग 1076 से लेके लगभग 1126 ईस्वी तक के दरबार में उसके राज कवि थे जिनका नाम था विल्हड़, ये रहते थे, जिन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था विक्रमांक देव चरित्र। आप नाम नोट कर सकते हैं, विक्रमांक देव चरित्र। ठीक है। इसमें अपने आश्रयदाता का यशोगान किया है। इसी के दरबार में एक और ग्रंथ की रचना हुई थी। उस ग्रंथ का नाम था मिताक्षरा के जो लेखक हैं उनका नाम क्या है? मिताक्षरा के जो लेखक हैं इनका नाम है विज्ञानेश्वर। ठीक है, ये भी रहते थे और जो विज्ञानेश्वर थे ये विक्रमादित्य के मंत्री भी थे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नाटक हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया है। तो इसमें कौन सा नाटक हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। प्रियदर्शिका जो है यह हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि हर्षवर्धन जो थे ये एक उच्च कोटि के विद्वान थे और इन्होंने संस्कृत के 3 नाटक जो है ग्रंथों का रचयिता इनको माना जाता है। पहले ग्रंथ का नाम लिख लीजिए नागानंद, दूसरे ग्रंथ का नाम लिख लीजिए रत्नावली और तीसरे ग्रंथ का नाम है प्रियदर्शिका। और जो प्रियदर्शिका है, जो तीसरा नाटक है, यह जो है यह 4 अंकों का नाटक है। कितने? 4 अंकों का नाटक है जिसमें वत्सराज उदयन के प्रणय कथा का वर्णन किया गया है। और जो नागानंद थे ना, जो कौन थे? जो नागानंद थे, नागानंद जो थे वो बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना है। नागानंद जो आपको पहले नंबर पर बताया था रचना, वो बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक कृति विख्यात कवि राजशेखर द्वारा मानी जाती है? राजशेखर द्वारा रचित कौन सी मानी जाती है? उसका नाम है कर्पूर मंजरी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि गुर्जर प्रतिहार शासक जो थे जिनका नाम था महेंद्रपाल, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था महेंद्रपाल। महेंद्रपाल प्रथम की राज्यसभा में एक प्रसिद्ध विद्वान रहते थे जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था राजशेखर। ठीक है, ये निवास करते थे, जो उनके राजगुरु भी थे। और जो राजशेखर थे, राजशेखर ने कई इंपॉर्टेंट कृतियों की रचना की है। आप सबका नाम नोट कर सकते हो, मैं बताता चला जाता हूँ। पहली इनकी इंपॉर्टेंट रचना है जिसका नाम है कर्पूर मंजरी। दूसरी इंपॉर्टेंट रचना है जिसका नाम है काव्य मीमांसा। तीसरी रचना है जिसका नाम है विद्वशाल भंजिका। और चौथी जो रचना है उसका नाम है बाल रामायण। 5वां जो है उसका नाम है भुवन कोश। 6वां जो है इसका नाम है हरविलास। ऐसे ये प्रसिद्ध ग्रंथों की इन्होंने रचना की थी। और राजशेखर की काव्य मीमांसा में नर्मदा नदी को, कौन सी नदी को? नर्मदा नदी को आर्यावर्त व दक्षिणापथ के मध्य की सीमा माना गया था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर जो थे, कौन? राजशेखर जो थे निम्न में से किसके दरबार से संबंधित थे? ये किसके दरबार से संबंधित थे? ये थे महेंद्रपाल प्रथम से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस लेखक ने नर्मदा नदी को आर्यावर्त एवं दक्षिणापथ को विभाजित करने वाली रेखा माना है? तो किन्होंने यह माना है? यह माना है राजशेखर ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कि यह कौन सी रचना में इन्होंने माना है? तो जो मैंने बताया था ना, काव्य मीमांसा में इन्होंने यह बात कही है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि भारतीय तर्क विद्या का प्राचीनतम जो ग्रंथ है वह कौन सा माना जाता है? वह माना जाता है न्याय सूत्र। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक थे जिनका नाम था गौतम ऋषि। जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था गौतम ऋषि। इन्हें अच्छपाद भी कहा जाता है। इन्हें जो है अच्छपाद भी कहा जाता है। और न्याय का शाब्दिक अर्थ जो होता है उसका अर्थ होता है तर्क होता है या निर्णय होता है। इसका शाब्दिक अर्थ जो इस बात का सूचक है कि यह दर्शन जो है वो मुख्यतः बौद्धिक, विश्लेषणात्मक तथा तार्किक माना जाता है। इसे तर्कशास्त्र, प्रमाणशास्त्र, वाद विद्या, हेतु विद्या आवंशी के नामों से भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न निम्नलिखित में से विदा
विधा के किस क्षेत्र में ब्रह्मगुप्त की प्रसिद्धि हुई है? ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है मैथमेटिक्स में, गणित में इनकी प्रसिद्धि हुई है। ठीक है, किनकी? ब्रह्मगुप्त की। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ब्रह्मगुप्त प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। उन्होंने लगभग 628 ईस्वी में ब्रह्म सिद्धांत की रचना की। उन्होंने आर्यभट्ट, श्रीसेन, विष्णुचंद्र के सिद्धांतों एवं प्रणालियों की आलोचना भी की है। उन्होंने विदेशी ज्योतिष के सिद्धांतों की भी आलोचना की है और चिकित्सा शास्त्र का भी गुप्त काल में उत्थान हुआ था। और ब्रह्मगुप्त ने ही न्यूटन से बहुत पहले, किनसे? न्यूटन से बहुत पहले 7वीं सदी में ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं जो है वह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि वराह मिहिर की पंच सिद्धांतिका जो आधारित है या किस पर आधारित है? या जो आधारित है या यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो इसने जो अध्ययन किया था वो नालंदा में अध्ययन किया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए कि जो चीनी यात्री वेनसांग था, वेसान ने 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। उस समय विश्वविद्यालय में लगभग 1510 शिक्षक होते थे और जो शिक्षार्थियों की संख्या थी वह लगभग 8500 के समथिंग शिक्षार्थी थे। इस विश्वविद्यालय की अपनी एक मुद्रा थी जिस पर श्री नालंदा महाविहार आर्य भिक्षु संघस्थ उत्कीर्ण था। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कल्हड़ द्वारा रचित रास तरंगड़ी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो रास तरंगड़ी है ना, वह किससे संबंधित है? वह संबंधित है कश्मीर के इतिहास से। किससे संबंधित है? वह कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। इसके बारे में महत्वपूर्ण ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि महाकवि कल्हड़ जो है, कल्हड़ द्वारा रचित जो रास तरंगड़ी है, कौन सी? जो रास तरंगड़ी है यह कश्मीर के इतिहास से संबंधित है, जिसमें संपूर्ण कश्मीर और भारत के इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। और कल्हड़ जो था वो लोहार वंशी शासक, जो कल्हड़ जो था वह लोहार वंशी के एक शासक थे जिनका नाम था हर्ष। जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था हर्ष। हर्ष के ये आश्रित कवि थे और उन्हीं के संरक्षण में इस पुस्तक की रचना जो है इन्होंने आरंभ की। और लोहार वंश के अंतिम शासक जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था जय सिंह। जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था जय सिंह, जिन्होंने 1128 से लेके 1155 ईस्वी तक शासन किया था। इन तक को अपनी पुस्तक में इन्होंने उल्लेखित किया है। और रास तरंगड़ी के कुछ भाग को जोन राज व एक और कवि थे जिनका नाम था सीवर। 2 कवि थे, श्रीवर थे। ठीक है, पहले थे जोनराज, दूसरे थे श्रीवर। ठीक है, इन्होंने भी इसको पूरा किया है। इसमें कुल ये जो रास तरंगड़ी है इसमें कुल 8 तरंग जो है वह बताए गए हैं। रास तरंगड़ी में कल्हड़ वर्णन करता है कि आम लोगों का जो जीवन था वह बहुत कष्टप्रद था और लोग जो है वह चावल तथा उत्पल साग मतलब कड़वे स्वाद की जंगली सब्जी खाकर जीवन व्यतीत करते थे। वह कश्मीर शासक हर्ष के बारे में वर्णन करता है कि उसने सभी लोगों को लंबी कोट पहनने का आदेश देकर आम लोगों के वस्त्रों एवं पहनावे को नियंत्रित करने का प्रयास किया था। और हर्ष को कश्मीर का नीरो भी कहा जाता है। हर्ष को क्या कहा जाता है? हर्ष को कश्मीर का नीरो भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, 2 कथन दे रखे हैं। पहला कथन है कि इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि कल्हड़ के द्वारा रास तरंगड़ी जो है उसमें क्या क्या बताया गया है उसके बारे में बताना है। पहला कथन है कि सामान्य जन जो थे वह चावल तथा उत्पल साग मतलब कड़वे स्वाद की एक जंगली सब्जी खाते थे। तो क्या यह कथन सही है? हाँ, यह कथन सही है। दूसरा कथन है कि हर्ष ने कश्मीर में एक ऐसी आम पोशाक शुरू की जो राजा को शोभा दे जिसमें एक लंबा कोट शामिल था। तो हाँ, बिल्कुल ये बात सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि कल्हड़ की रास तरंगड़ी की रचना जो है वह कब हुई थी? यह रचना जो हुई थी वह 12वीं शताब्दी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि कल्हड़ कृत रास तरंगड़ी में किसके इतिहास के बारे में बताया गया है? तो रास तरंगड़ी में कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कल्हड़ की रास तरंगड़ी को किसने आगे बढ़ाया था? तो कल्हड़ की जो रास तरंगड़ी था मैंने बताया था 2 लोग थे। कौन कौन थे? एक थे जोन राज थे और दूसरा श्रीवर थे। इन्होंने आगे इनकी कहानी को बढ़ाया था। ऑप्शन नंबर डी इज द
राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि कल्हड़ कृत रास तरंगड़ी में कुल कितने तरंग बताए गए? तो मैंने बताया था इसमें कुल कितने तरंग हैं, इसमें कुल 8 तरंग बताए गए हैं। कितने? 8 तरंग बताए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि हर्षचरित नामक पुस्तक जो है वह किसने लिखी थी? हर्षचरित नामक जो पुस्तक है वह बाण भट्ट ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है। और बाण भट्ट ने एक और जो बाण भट्ट थे वो महाराज हर्ष के दरबारी कवि थे, और इनकी एक और रचना है बहुत फेमस है जिसका नाम है कादम्बरी। जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है कादम्बरी। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है बाण भट्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? किसका संबंध नहीं है? वह भास्कराचार्य जी जो हैं जिनका आयुर्वेद से संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि लगभग 1114 ईस्वी में जन्मे जो भास्कराचार्य थे या भारत के महान गणितज्ञ थे और खगोल शास्त्री थे। ये कौन थे? ये मैथमेटिशियन थे और खगोल शास्त्री थे। खगोल शास्त्री थे। इनका आयुर्वेद शास्त्र से कोई संबंध नहीं था। भास्कराचार्य द्वारा लिखित गणित एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है लीलावती। जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है लीलावती। और तथा खगोल विद्या से संबंधित एक ग्रंथ है जिसका नाम है सिद्धांत शिरोमणि। जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है सिद्धांत शिरोमणि। आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीलावती और सिद्धांत शिरोमणि किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखिए भास्कराचार्य के द्वारा लिखी गई है। प्रश्न में जो 3 और बताए गए हैं इनके बारे में भी जान लीजिए। जो चरक थे, जो धन्वंतरी थे, जो सुश्रुत थे, ये तीनों जो है ये आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। और प्रथम शताब्दी में कुषाण शासक जो कनिष्क थे, तो कनिष्क के शासनकाल में जन्मे जो चरक थे, चरक को आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का पिता कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध एक कृति थी जिसका नाम था चरक संहिता। ठीक है। और 4वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से धन्वंतरी जो थे वह 9 रत्नों में से एक थे। इनका जो जन्म दिवस है वह प्रतिवर्ष दिवाली के पूर्व धनतेरस के दिन मनाया जाता है। और जो तीसरे नंबर पे ये जो सुश्रुत हैं, सुश्रुत जो हैं वह प्रसिद्ध वैद्य थे। इन्होंने सुश्रुत संहिता नामक प्रसिद्ध शल्य चिकित्सा के ग्रंथ की रचना की। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भास्कर एक महान क्या थे? भास्कर जो थे एक महान खगोल विशेषज्ञ थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है। इसके बारे में मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है। जो आचार्य भास्कर प्रथम थे लगभग 600 ईस्वी में एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। ये जो थे ये ब्रह्मगुप्त के समकालीन थे। किनके? यह जो थे यह ब्रह्मगुप्त के समकालीन थे। इन्होंने आर्यभट्ट के सिद्धांतों पर टीकाएं लिखी एवं स्वतंत्र ग्रंथ भी लिखा था। इनके 3 प्रमुख ग्रंथ हैं। आप तीनों प्रमुख ग्रंथों के नाम लिख सकते हैं। पहला है महाभास्कर, दूसरा है लघु भास्कर और तीसरा है भाष्य। कौन सा है? तीसरा है भाष्य। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि 10 कुमार चरित अथवा 10 राजकुमारों की कथाएं किसने रची थी? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दंडिन ने लिखी थी। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 10 कुमार चरित अथवा 10 राजकुमारों की कथाएं की जो रचना है वह दंडिन ने की थी। दंडिन जो थे वह पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय के राज्यसभा में निवास करते थे। और भास ने स्वप्नवास वासव दत्ता की रचना की थी जिसका जो विषय था वह प्रेम प्रसंग पर आधारित था। जबकि जो बाण भट्ट थे, बाण भट्ट ने हर्षचरित की रचना की थी। किसकी? चरित की रचना की थी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दे रखा है मिलान करने वाला है। एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 है। आपको मिलान करना है। जो सर्ववर्मा है यह किससे संबंधित है? या कातंत्र से संबंधित है। मतलब कातंत्र के जो लेखक हैं उनका नाम है सर्ववर्मा। ठीक है। और जो मृच्छकटिक हैं इनके जो लेखक हैं उनका नाम है शूद्रक। ठीक है। तो पहले का 4 हो गया और दूसरे का 3 हो गया। फिर उसके बाद अगर देखें तो मिताक्षरा, इसके बारे में बता चुका। मिताक्षरा के जो लेखक हैं उनका नाम है विज्ञानेश्वर। तो तीसरे का हो गया 1। और जो लास्ट बचा हुआ है चौथा राज तरंगड़ी के लेखक कौन है? उनका नाम है कल्हड़। तो डी का हो गया 2। तो 43-12 जिसमें है वही सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वीराज रासो के जो लेखक हैं उनका नाम है चंद बरदाई। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो पृथ्वीराज रासो है वह हिंदी साहित्य के प्रारंभिक समय की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। इसके जो लेखक हैं उनका नाम चंद बरदाई है। ये दिल्ली के चौहान वंशीय शासक पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे।
इस ग्रंथ में इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र की अद्भुत झांकी प्रस्तुत की है, जहां इस ग्रंथ में पृथ्वीराज के शौर्य, साहस एवं वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। वहीं इसमें पृथ्वीराज जी की प्रेम संबंधी भावनाओं को भी दर्शाया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न क्यों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन। देखो, पृथ्वीराज रासो अलग है, पृथ्वीराज विजय अलग है। पृथ्वीराज रासो के जो लेखक है उनका नाम है चंद्रबरदाई, और जो पृथ्वीराज विजय हैं इनके जो लेखक हैं, इनके लेखक का नाम है जयानक। इनके लेखक का क्या नाम है, जयानक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको बाद में बताएंगे, कभी क्वेश्चन में आएगा तो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मिताक्षरा के जो लेखक हैं इनका नाम विज्ञानेश्वर है। इनका नाम क्या है, इनका नाम विज्ञानेश्वर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि बोला है कि नीचे के युग्मों में एक और प्राचीन और मध्य युग के राजाओं के नाम और दूसरी ओर उनके विरचित ग्रंथ दिए गए। एक तरफ राजा के नाम है, दूसरी तरफ ग्रंथ दिए गए हैं। इनमें कौन सा सही सुमेलित करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बी जो है वह सही सुमेलित करता है। महेंद्र वर्मन की जो रचना है उसका नाम है मत्त विलास प्रहसन। ठीक है, इसकी रचना है मत्त विलास प्रहसन। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि दक्षिण के पल्लव राजवंश का जो महान शासक था जिसका नाम था महेंद्र वर्मन, इसने एक महान कवि, संगीतक एवं निर्माता भी था। उसने मत्त विलास प्रहसन नामक प्रसिद्ध हास्य ग्रंथ की रचना की। जबकि मालवा के परमार शासक जो थे, जो कविराज थे, कौन थे, कविराज भोज ने, कौन, कविराज भोजदेव ने आप नाम नोट कर लीजिएगा, रांगड़ सूत्रधार, इसका मतलब होता है स्थापत्य से संबंधित, तथा आयुर्वेद सर्वस्व मतलब चिकित्सा शास्त्र से संबंधित, इन दोनों पुस्तकों की रचना की थी। और जो अगला है कल्याणी के चालुक्य शासक जो थे जिनका नाम था सोमेश्वर तृतीय ने शिल्प शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ मानसोल्लास, किसका, मानसोल्लास की, तथा दक्षिण के हिंदू राज विजयनगर के तुलु वंश के महान शासक तथा तेलुगु साहित्य के विद्वान कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में आमुक्त माल्य दिया विश्ववित्तीय एवं संस्कृत भाषा में एक नाटक जो है जिसका नाम है जाम्बवती कल्याणम, इसकी रचना की है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह क्या है, वह है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है, इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बाकी सब सही सुमेलित हैं, ये सही सुमेलित नहीं है। तो इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अब्दुल रहमान जो है नामक कवि ने संदेश रासक नामक, कौन सा, संदेश रासक नामक काव्य का सृजन किया था। और जो हम्मीर रासो का सृजन जो है वो सारंगधर ने किया था। किन्होंने किया था, सारंगधर ने किया था। किसका, हम्मीर रासो का सृजन सारंगधर ने किया था, जिसमें अलाउद्दीन और राणा हम्मीर के युद्ध का सजीव वर्णन किया गया है। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी जो उनका बाल सखा और दरबारी कवि भी था। और जगनिक ने परमाल रासो एवं आल्हड़ खंड की रचना की थी। जबकि वियोग संगार में लिखा गया बीसलदेव रासो की जो रचना है वह नलपति नाल ने की थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह क्या है, वह है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न एक तरफ नाम दे रखा है, दूसरी तरफ संगीत दे रखा है। तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह क्या है, वह है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पुंडरीक विट्ठल जो है वह राग, इनका संगीत क्या है, इनका संगीत रागमाला है। बाकी का संगीत अगर आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। जो संगीत राज है, इससे रिलेटेड नाम क्या मिलता है, इससे रिलेटेड जो नाम है वह नाम है महाराजा कुंभा का। आप नाम नोट करते जाइएगा, महाराजा कुंभा का। और जो ये राग कल्पद्रुम है, इससे रिलेटेड जो नाम है वो नाम है कृष्णानंद व्यास का। किसका, कृष्णानंद व्यास का। और जो लास्ट है राग चंद्रिका से रिलेटेड कौन है, काशीनाथ। कौन है, काशीनाथ है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह क्या है, वह है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न पूछा है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कर्पूर मंजरी जो है वह हर्ष के द्वारा रचित नहीं है। अगर कर्पूर मंजरी हर्ष के द्वारा रचित नहीं है तो किसके द्वारा रचित है, यह रचित है राजशेखर के द्वारा। किनके द्वारा, यह रचित है राजशेखर के द्वारा। बाकी सब सही हैं।
इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। इसमें बोल रहा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। हरिशेर जो है वो हर से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि बाणभट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है। तो बाणभट्ट ने अपने हर्षचरित में किसका उल्लेख किया है? उसने उल्लेख किया है ब्रह्मदत्त के बारे में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न क्या है? एक तरफ दे रखा है कि ग्रंथ और दूसरी तरफ दे रखा है लेखक। इसमें बोल रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। श्री षष्ठी लक्षण महापुराण के लेखक जो है वह नेमिनाथ नहीं है। नेमिनाथ नहीं है तो हैं कौन? इनके लेखक हैं जिनसेन। कौन है? जिनसेन तथा गुणभद्र। कौन है? गुणभद्र। तो ये जो हाँ, एक चीज़ और है कि आपको अगर इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर जाकर आप उस पर ज्वाइन हो सकते हैं और उस पर हर प्रकार की जो PDF है वो मिल जाया करेगी आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।